मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी में इस समय तमाम राज्यों में बगावत की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और राजस्थान तक में बगावत की खबरें आ रही हैं। पार्टी के भीतर पार्टी के जिम्मेदार नेता और यहां तक कि मौजूदा मंत्री तक पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी हो रहा है। यानी पार्टी में पूरी तरह से बगावत की स्थिति बनी हुई है। ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से और हरियाणा से। हरियाणा में अनिल विज ने, जो वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए हैं और प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा मांग लिया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की ओर से अब उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह से राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, उनको भी नोटिस जारी हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इस समय अजीबोगरीब स्थिति में दिखाई पड़ रही है। एनडीए के घटक दलों में यानी महायुति में तो टकराव साफ साफ दिखाई ही पड़ रहा है। अब टकराव पार्टी के भीतर भी दिखाई पड़ रहा है। पार्टी की नेता और मंत्री पंकजा मुंडे ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके समर्थक साथ आ जाएं, उनके पिता गोपीनाथ मुंडे के सारे समर्थक एक साथ आ जाएं, तो वो नई पार्टी बना सकते हैं। पंकजा मुंडे ने क्या कहा है उस पर चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संजय राउत उसका स्वागत भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा से ठीक पहले ये जो बगावत की सुगबुगाहटें दिखाई पड़ रही हैं, सीधे तौर पर ऐसा नहीं है कि केवल बयान दे रहे हैं, बयान देने वालों के खिलाफ नोटिस भी जारी हो रहा है। और हरियाणा के नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अनिल विज भी हैं। और इस बैठक में क्या होगा, क्या अनिल विज के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर कुछ और होगा, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा या फिर सबके साथ समझौता होगा। लेकिन जिस तरह से अलग अलग राज्यों में और सभी जो एक तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों में इस तरह से बगावत की खबरें आ रही हैं। आखिर अमलेंदु जी, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो तमाम राज्यों में महाराष्ट्र से लेकर और कर्नाटक में भी, हालांकि वहां सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जिन राज्यों में सरकारें हैं सीधे तौर पर बगावत की खबरें आ रही हैं, इसके पीछे क्या दिखाई पड़ रहा है? केंद्र सरकार की कमजोरी या फिर कुछ और? देखिए समीर जी, असल में दिख ये रहा है कि केंद्र सरकार कमजोर है जी, लेकिन नरेंद्र मोदी ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके परिणाम जो है अब वो दूसरे राज्यों में, तमाम राज्य जो है वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के विदेश जाते ही ये चीज़ें आप देखिए एकदम से भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी इधर विदेश गए और उधर कर्नाटक से भी खबर आने लगी कि वहाँ बगावत हो रही है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विजयेंद्र जी, उनके खिलाफ विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। एक विधायक को खुलेआम मतलब करने के लिए नोटिस इशू कर दिया है पार्टी ने, विजयेंद्र को हटाने से इनकार कर दिया है। उधर जो उनके एक और विधायक और पूर्व एमपी रहे सतीश जरकीहोली, उन्होंने कहा था कि लंबे समय तक नहीं रह सकते जी, तो उस पर भी बवाल मचा हुआ है। इधर महाराष्ट्र में जो कहा है पंकजा मुंडे ने, पंकजा मुंडे का कहना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समीर जी, क्योंकि पंकजा मुंडे जो है वो अनिल विज नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। हाँ जी हाँ, पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं और गोपीनाथ मुंडे एक समय में नरेंद्र मोदी से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। और नरेंद्र मोदी तो बाद में ओबीसी बने हैं, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जो थे वो ओरिजिनल ओबीसी थे। तो यानी ओबीसी चेहरा गोपीनाथ मुंडे ही भारतीय जनता पार्टी का थे। नरेंद्र मोदी बाद में आकर भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी ने कब्जा कर लिया। और गोपीनाथ मुंडे की जिस तरीके से मृत्यु हुई उसको लेकर बहुत सारी बातें भी राजनीतिक गलियारों में उठती रहती हैं, और ये अभी तक नहीं मालूम पड़ पाया कि वो दुर्घटना हुई किस तरीके से थी, उनकी मृत्यु हुई। तो गोपीनाथ मुंडे की पुत्री जो है पंकजा मुंडे, उन्होंने लगभग बगावती सुर अपना लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके बगावत पर एकदम खामोश हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पंकजा मुंडे जो थी वो नासिक में थी समीर जी, और वो कई जिलों में जा रही हैं। और नासिक में स्वामी समर्थ केंद्र में कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता के समर्थकों के पास इतनी प्रभावी संख्या और ताकत है कि वे अलग एक राजनीतिक दल का रूप बना सकते हैं। और फिर ये भी कहा उन्होंने कि अगर उनके चाहने वाले जो हैं मतलब ये उनका ये कहा कि वे सिर्फ गोपीनाथ मुंडे की बेटी के रूप में मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं, मतलब
मतलब वो सीधे तौर पर अमलेदु जी ये कह रही हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वर्ग ये है और वो अपने आप में एक पार्टी है जो गोपीनाथ मुंडे के चाहने वालों की है या उनके समर्थकों की है। सीधे तौर पर उनका ये कहना था, इशारा नहीं था बल्कि सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही है। और ये सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की, जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है तमाम लोगों को दरकिनार करके। हाँ, और देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया वो भी है, और दूसरा जो उनका अपने ही भाई धनंजय मुंडे के साथ जो एक संघर्ष चल रहा है जी। ये भी उसमें एक जो है वो आग में कहा जाए वो घी का काम जो है वो कर रहा है। धनंजय मुंडे लगातार मंत्री बने हुए हैं जबकि उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, तो इसलिए भी जो है वो विचलित दिखाई पड़ती है पंकजा मुंडे। लेकिन अब जो पंकजा मुंडे कह रही है समीर जी, ये पंकजा मुंडे सीधे सीधे तरीके से कहा जाए देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी को सीधी सीधी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। और उनका कहना यह है पंकजा मुंडे का कि अगर उनके चाहने वाले गोपीनाथ मुंडे के चाहने वाले एक साथ आ जाए, वो चाहे तो वो अलग पार्टी बना सकती है। यानी अलग पार्टी बना सकती नहीं है, उन्होंने तैयारी कर ली और जगह जगह उनके जिलों में जाने का मकसद ही यही है कि वो अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले भी पंकजा मुंडे का लोकसभा चुनाव से पहले काफी ज्यादा विवाद जुड़ा हुआ था। उनकी जो चीनी मिल थी उसकी रिकवरी का नोटिस इशू कर दिया गया था, फिर ये कहा गया और ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो ये कहा जाने लगा ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसका मतलब वो बगावती तेवर उनके जो है वो पार्टी तक स्पष्ट हो गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, 2 दिन 3 दिन हो गया इस बात को कहे हुए, उनके खिलाफ पार्टी ने अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी किया है या कोई कार्रवाई की धमकी नहीं दी है। कार्रवाई की धमकी भी नहीं दी है और उस पर किसी भी भाजपा नेता ने कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की है। ये भी नहीं कहा है कि ये उनका निजी विचार है या उनका कहने का मकसद ये नहीं था। कहने का मकसद वो था गोपीनाथ मुंडे तो हमारे आदरणीय हैं, वो तो रहेंगे आदरणीय, बीजेपी के नेता थे। इस तरह की कोई बात कुछ भी बीजेपी के किसी भी नेता ने नहीं कहा है, कोई वक्तव्य नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ से स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो आती हैं तो अगर अपनी पार्टी बनाती हैं तो उनका स्वागत है, चूंकि गोपीनाथ मुंडे के चाहने वाले बहुत हैं। जी बिल्कुल, तो गोपीनाथ मुंडे के चाहने वाले बहुत हैं। पंकजा मुंडे बिल्कुल बगावती तेवर में दिखाई पड़ रही हैं। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अगर वो चाहे तो एक पार्टी नई भी बना सकती है और पार्टी के भीतर तो उनकी अपनी पार्टी चल ही रही है। इस पर चर्चा और जारी रखेंगे। ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर भी अभी और क्या खेल चल रहे हैं। पहले सुन लेते हैं संजय राउत ने क्या प्रतिक्रिया दी है पंकजा मुंडे के इस बयान पर जो उन्होंने कहा है। चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर पार्टीबाजी हो रही है, बगावत हो रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। पंकजा मुंडे किस तरह से चुनौती दे रही हैं और सीधे तौर पर चेतावनी दे रही हैं कि वो अपनी एक अलग पार्टी भी बना सकती हैं। लेकिन महायुति गठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार सरकार बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार का गुट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहा है या तीनों पार्टियों के भीतर जो तालमेल की कमी दिखाई पड़ रही है, उसको देखते हुए महायुति गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में तो अब सीधे तौर पर बगावती स्वर उठने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। हमारे साथी अविनाश कुछ और उन तथ्यों की बात करेंगे, बताएंगे कि महायुति गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है। जी अविनाश। हाँ, जब से यह सरकार बनी है महायुति गठबंधन में तभी से सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। पहले तो एकनाथ शिंदे रूठ गए थे, फिर कभी अजित पवार रूठ जाते हैं, और इस समय जो एकनाथ शिंदे हैं उनको लगभग किनारे से ही लगा दिया गया है। अभी जब दिल्ली चुनाव परिणाम आया उसके बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे तो जो देवेंद्र फडणवीस सीएम है वो राज ठाकरे से मिलने के लिए पहुंच गए थे। तभी ये कहा जा रहा था कि शिंदे को किनारे लगाया जा रहा है, और अब ये साफ साफ दिखने भी लगा है। देवेंद्र फडणवीस ने जो राज्य आपदा प्रबंधन कमेटी है उसका पुनर्गठन किया है, उसका सीएम चेयरमैन होता है, और उस कमेटी में एकनाथ शिंदे को जगह नहीं दी गई है, अजित पवार को शामिल किया गया है। जबकि शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय है और आमतौर पर जिसके पास शहरी विकास मंत्रालय होता है वो इस कमेटी में शामिल रहता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो शहरी विकास मंत्री है उसको ही कमेटी में जगह नहीं दी जा रही है। और दूसरी बात ये है कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं और जो उनके मंत्री हैं वो अपने जो निजी स्टाफ नियुक्त करना चाह रहे हैं उनकी फाइलों को भी मंजूरी नहीं दी जा रही है। ना तो वो अपने जो पीए अपॉइंट कर पा रहे हैं, ना स्पेशल जो ओएसडी होते हैं, स्पेशल ऑफिसर उनके जो अधीन काम करते हैं, उनकी भी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक हमारी तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से इसको नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक आप यदि स्टाफ अपना अपॉइंट कर भी लेंगे तो सैलरी नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से। सैलरी पर आप लोगों को अपनी जेब से देनी है।
और उसके बाद कई उनकी फाइलें हैं मंत्रियों की, वो फाइलें भी क्लियर नहीं की जा रही हैं। दूसरी तरफ एनसीपी के जो मंत्री हैं उनकी फाइलें लगातार क्लियर हो रही हैं जी। तो इसको लेकर एकनाथ शिंदे दिल्ली भी आए थे, कहा गया था कि भाई दिल्ली में आकर वो फडणवीस की शिकायत करने के लिए आए हैं, लेकिन जब शिंदे दिल्ली आते हैं तो फडणवीस राज ठाकरे से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे पर बीजेपी के अंदर से दबाव बन रहा है कि वो खुद ही एक तरीके से महायुति गठबंधन को छोड़कर चले जाए, क्योंकि अभी बीएमसी का भी चुनाव होना है और बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे चाहते थे कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि नहीं, बीजेपी तो बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में जो स्थिति चल रही है बीजेपी के अंदर, तो जो पंकजा मुंडे वाला खेल चल रहा है वो तो अलग ही है। हाँ, लेकिन एक चीज अविनाश, अगर ये हो रहा है कि महायुति जैसे आप बता रहे हैं और देखने में भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि एकनाथ शिंदे अलग हो जाए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के भीतर बगावती स्वर दिखाई पड़ रहे हैं तो बीजेपी के पास अकेले बहुमत तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है उसे किसी का सहारा लेना है। लेकिन अपनी पार्टी के भीतर भी जब टूट फूट साथ दिखाई पड़ रही है तो वो किस कॉन्फिडेंस में ये सोच रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अलग हो जाए लेकिन उनकी सरकार पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अजित पवार को तो वो साथ कर चल रहे हैं जी। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को एक कमेटी में जगह नहीं दी जाती है लेकिन अजित पवार को शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि बीजेपी को पता है 132 उनके पास में विधायक हैं जी। अजित पवार के 41 विधायक आ जाते हैं तो फिर उनको यदि बीजेपी के 2-4-6 विधायक यदि नाराज भी होते हैं तो वो जाएंगे कहीं नहीं, क्योंकि जब तक केंद्र में सरकार है और ईडी साथ में तब तक बीजेपी का विधायक नाराज तो हो सकता है लेकिन पार्टी छोड़ने की धमकी कोई नहीं देगा। तो इस पंकजा मुंडे भले ही अलग पार्टी बनाने की बात करती है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के कई बार बयान दे चुकी हैं, लेकिन बीजेपी का जो टारगेट है वो टारगेट जो अमित शाह पहले से क्लियर कर गए थे कि अगला चुनाव जो है वो बीजेपी को अपने दम पर लड़ना है और बीजेपी का जो वोट है और लगभग वही वोट शिवसेना का वोट होता है। तो हिंदुत्व का जो वोट है अब वो वोट बीजेपी के तब आएगा जब एकनाथ शिंदे कमजोर होंगे, क्योंकि अजित पवार का जो वोट है वो बीजेपी का वोटर नहीं है। तो अजित पवार को कमजोर यदि करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो कांग्रेस की तरफ वोट चला जाएगा। तो इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि एकनाथ शिंदे को कमजोर किया जाए और उनको कमजोर करने की लगातार जब से सरकार बनी, आप ये देख लीजिए एकनाथ शिंदे ने जो भी डिपार्टमेंट मांगे उनको वो डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, लेकिन अजित पवार ने जो डिपार्टमेंट मांगे उनको वो डिपार्टमेंट नहीं दिए गए। और उसके बाद भी आप देखिएगा अजित पवार की पार्टी के जो मंत्री धनंजय मुंडे वो कई आरोपों में घिरे हुए हैं, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस हैं जो लगातार कह रहे थे कि हम अपनी जो कैबिनेट है उसको बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे, लेकिन धनंजय मुंडे से उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं मांगा है। बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा लो इस आदमी से, इस पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, मतलब एक तरीके से सरकार की बदनामी हो रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ मना कर दिया है कि जो धनंजय मुंडे को हटाने का फैसला हम नहीं करेंगे, अजित पवार जिस दिन बोलेंगे हम उस दिन उनको हटा देंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है अमलेंदु जी कि ये आरोप जिसके ऊपर लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, संगीन आरोप लग रहे हैं, वही आरोप मोहनलाल बड़ौली जो हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर लगे, और अनिल विज भी तो यही कह रहे हैं कि इतना गंभीर आरोप लगा है उनके खिलाफ, जो है वो गैंगरेप के आरोप लगे हैं, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मोहनलाल बड़ौली ही नोटिस भी दे रहे हैं अनिल विज को। तो ये क्या देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगने से किसी की छवि खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, बल्कि उसका तरक्की हो जाती है। आप देखिए कुलदीप सिंह सेंगर को, आप देखिए चिन्मयानंद को, आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को, सब तरक्की याफ्ता लोग हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तरक्की उनकी जो आगे हो रही है। यहाँ सवाल ये समीर जी कि आरोप लगाया गया विजयेंद्र के ऊपर, कर्नाटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस विधायक ने आरोप लगाया हटाने की मांग की उसको ही नोटिस इशू हो गया। मोहनलाल बड़ौली पर आरोप लगाया अनिल विज ने को नोटिस इशू हो गया। वहाँ टेप का जो आरोप लगाया कि फोन टेप कर रहे किरोड़ीलाल मीणा को नोटिस इशू हो गया। तो ये नोटिस तो इशू उनको हो रहे हैं कि जो कायदे की अगर बात करना चाहते हैं उनको नोटिस इशू हो रहे हैं, लेकिन जिनके खिलाफ संदेश दिया जा रहा है कि खामोश रहिए, जो कुछ हो रहा है उसको देखते रहिए। क्योंकि असल में अगर ऐसे लोग आवाज उठाने लग जाएंगे तो कल को मोदी के खिलाफ भी कोई आवाज उठाने लग जाएगा, क्योंकि कपिल मिश्रा जीत चुके हैं। तो कपिल मिश्रा तो मोदी के खिलाफ विधानसभा में खड़े होकर कह चुके हैं उनके पास सीटी है, तो कल को कपिल मिश्रा नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो कपिल मिश्रा नरेंद्र मोदी से इस्तीफा ना मांगने पाए तो इसके लिए ये सारे नोटिस इशू किए जा रहे हैं, ऐसा लग सकता है। जी बिल्कुल, इस पर चर्चा आगे करते हैं कि किस तरह से राजस्थान हरियाणा के तमाम नेताओं को दी जा रही है, नोटिस इशू किए जा रहे हैं जो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो बगावती खबरें आ रही हैं, पंकजा मुंडे सीधे तौर पर नेतृत्व को चुनौती देती दिख रही है, उस पर शिवसेना नेता संजय राउत का क्या कहना है।
रहे हैं संजय राउत, लेकिन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पंकजा मुंडे अगर अलग पार्टी बनाती हैं तो स्वागत है, और गोपीनाथ मुंडे की चर्चा कर रहे हैं, जो कि गोपीनाथ मुंडे के साथ इन लोगों ने काम किया है, तब शिवसेना और बीजेपी एक हुआ करती थी। तो अब अविनाश जी, अब ये जो चीजें चल रही हैं महाराष्ट्र में, वहां की सरकार के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि महायुति गठबंधन के भीतर भी और अपनी पार्टी के भीतर भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, सहयोगियों के साथ में सरकार चला रहे हैं और सहयोगी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ में जो चल रहा है। जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे मजबूरी में बीजेपी के साथ इस समय सरकार में शामिल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई यदि वो अलग होते हैं तो विपक्ष में चले जाएंगे लेकिन सरकार का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार गिरते हुए दिखाई देगी तो फिर ना तो एकनाथ शिंदे साथ में दिखाई देंगे, ना अजित पवार से दिखाई देंगे। और जो पंकजा मुंडे का जो लगातार बयान आ रहा है, वो जाहिर सी बात है कि उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वन मंत्रालय, उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि वो एक समय सीएम पद की दावेदार होती थी। 2014 में जब बीजेपी का पहली बार सीएम बना था तो पंकजा मुंडे ही सीएम पद की दावेदार थी। उनका कहना था कि भाई बीजेपी को जो मजबूत किया है उनके पिताजी ने किया है, और बीजेपी का जो वहाँ कोर वोटर है वो ओबीसी वोटर है। मराठी बीजेपी को वैसे भी बहुत कम वोट देता है। मराठी वोटर जो आमतौर पर बीजेपी के साथ रहता था वो शिवसेना के चलते रहता था जी। तो जो उनका मेन वोट था वो ओबीसी वोट था, और क्योंकि पंकजा मुंडे ओबीसी वर्ग से ही आती हैं, उनके पिताजी धनंजय मुंडे बहुत बड़े ओबीसी नेता थे। उन्होंने वहाँ गोपीनाथ मुंडे बहुत बड़े नेता, उन्होंने ही वहाँ माधव समीकरण बनाया था, जो वहाँ 3 बड़ी मजबूत जो ओबीसी जातियां हैं, माली है, बंजारा है, उन सबको मिलाकर उन्होंने समीकरण तैयार किया था। ये वोट बैंक तकरीबन 13-14% होता था। तो मराठों के खिलाफ ओबीसी वर्ग को उन्होंने खड़ा किया था। और अब जिस तरीके से पंकजा मुंडे को किनारे लगाया गया है और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनका यदि देखा जाए जातिगत समीकरण में देवेंद्र फडणवीस फिट नहीं बैठते हैं, 1% वोट है वहाँ ब्राह्मणों का। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने फडणवीस को इसीलिए सीएम बनाया है कि फडणवीस केंद्र को चुनौती नहीं दे सकते। वो आरएसएस की पसंद है, इसलिए वो सीएम भी बन गए। आरएसएस की पसंद नहीं होते तो संभवतः वो सीएम भी नहीं बन पाते। और दूसरी बात यह है कि मोदी और शाह को भी वो पता है कि फडणवीस बहुत बड़ी चुनौती नहीं होंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन उनको हटा दिया जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और है अविनाश, इसमें जिस जगह पर प्रियंका माफ कीजिएगा पंकजा मुंडे ने ये बात कही है, उन्होंने गृह मंत्रालय का भी जिक्र किया। तो क्या ये कहीं एक दबाव तो नहीं है कि गृह मंत्रालय उनको दे दिया जाए? हालांकि लगता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस का भी गृह मंत्रालय से जो प्रेम है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि गठबंधन महायुति टूट जाए लेकिन वो गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि डिप्टी सीएम भी बने तब भी वो गृह मंत्रालय उनके साथ रहा। तो क्या ये दबाव काम में आ सकता है अगर ये दबाव बनाना चाह रही हो? हाँ बिल्कुल, दबाव, क्योंकि गृह मंत्रालय पर यदि दावा करेंगी तो उनको लगता है कोई बड़ा मंत्रालय शायद मिल जाएगा जी। तो इसीलिए उन्होंने सीधा गृह मंत्रालय, सीधा वो एक तरीके से देखा जाए गृह मंत्रालय नहीं, वो सीधा देवेंद्र फडणवीस को टारगेट कर रही है कि भाई देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि राजनीति में उनकी जो परली जो सीट है, जिस सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ती है, वो सीट अब बीजेपी के कोटे में भी नहीं बची है, क्योंकि वो बीजेपी ने एनसीपी को दे दी, क्योंकि एनसीपी का ही वहां विधायक था। अब लोकसभा चुनाव वो लड़ी तो लोकसभा चुनाव भी हार गई। इस समय एमएलसी है, तो उनको लगता है कि भाई अगर इस अपने वजूद नहीं दिखाएंगे, यदि इस बयान नहीं देंगे सरकार में रहते हुए, तो जिस तरीके से उनको बिल्कुल किनारे कर एक करके धीमे किनारे लगाया जा रहा है, मंत्रालय भी वन मंत्रालय पकड़ा दिया गया है, तो उनको पार्टी में यदि अपना वजूद बचाना है और अपने समर्थकों को भी दिखाना है कि नहीं भाई पार्टी में हमारी चलती है, तो इसीलिए उन्होंने सीधा देवेंद्र फडणवीस को टारगेट पर ले लिया है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को बीजेपी नहीं सुन रही है, जिनके पास में 57 विधायक हैं जी, इनके पास तो क्योंकि खुद भी विधायक नहीं है एमएलसी, तो इनके जाने से और ना जाने से सरकार को ज्यादा बहुत असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी जो चुनाव आने वाला है, जो पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, तो ये हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि केंद्र में जब सरकार कमजोर है, पार्टी कमजोर है, तो राज्यों में भी बगावती स्वर किस तरह से उभरते हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। आपने काफी डिटेल में सारे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर और महायुति गठबंधन के भीतर स्थितियां चल रही हैं, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और पार्टी के भीतर सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुनौती मिल रही है पंकजा मुंडे से, और पंकजा मुंडे के साथ एक बड़ी संख्या है वहां के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, विधायकों की और सांसदों की। तो एक बड़ी स्थिति जो राजनीतिक संकट महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई पड़ रहा है। इस बीच संसद में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, सोयाबीन किसानों की तस्वीरें हैं,
महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं ये, और सुप्रिया सुले भी इसमें दिखाई पड़ रही हैं। तो महाराष्ट्र के सांसदों ने ये प्रदर्शन किया है अपनी मांग को लेकर, और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने इस बीच कहा है कि सरकार ने संविधान और सांसदों को दी गई उसकी प्रतियों को बदलने की साजिश रची। बहुत बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। सभी इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने फैसला किया है कि हम संविधान को बचाएंगे और सरकार को बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान नहीं करने देंगे, और इसीलिए हमने वॉकआउट किया है। सुनते हैं एक बार प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बड़ा आरोप लगाया है अमलेंदु जी संविधान को लेकर। संविधान पर सरकार पहले ही गिरी है, तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि संविधान की प्रतियां ही बदल दी जा रही हैं। हाँ समीर जी, ये आरोप है, बड़ा आरोप है कि खबर ये आई है कि जो सांसदों को संविधान की प्रतियां दी गई सरकार की तरफ से, वो चेंज कर दी गई, बदल दी गई है। हाँ। और नरेंद्र मोदी इससे पहले कह चुके हैं कि राहुल गांधी जो संविधान लेकर घूमते हैं वो खाली है। हाँ। तो यानी संविधान बदलने की तैयारी के जो आरोप लगते रहते हैं उसको सरकार ये बार बार सिद्ध करती है। प्रमोद तिवारी का यही आरोप है कि पूरे इंडिया गठबंधन के दलों ने यह तय किया है कि हम वॉकआउट करते हैं, चूंकि सरकार ने जो संविधान की प्रतियां दी हैं उसको उसने चेंज कर दिया, बदल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर आपत्ति जताई है सदन में खड़े होकर। पहले हम लोग मेरे ख्याल से प्रमोद तिवारी जी बिल्कुल सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनते हैं। उन्होंने राज्यसभा में ये बात कही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान की भी बात कही है। लेकिन पहले सुनते हैं प्रमोद तिवारी को क्या आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने संविधान की प्रतियां जो कॉपीज हैं उन्हीं को बदल दिया है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 400 पार का नारा दिया गया, वो नहीं मिला, जनता ने आपको उसे बदलने का मैंडेट नहीं दिया, जनता उन आशंकाओं को भांप गई इसलिए नहीं दिया। लेकिन अब संविधान की प्रतियों में भी, यानी संविधान को बिना बदले ही उसको अगर लिखने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है। और खास तौर पर यह आरोप तब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भी ज्यादा वो पुख्ता होते हैं जो ये कहा जा रहा था कि संविधान को बदलने की मंशा रखती है और सारे काम इसीलिए उसकी इच्छा है कि वो 400 पार लोकसभा में लाना चाहती है। तो अमलेंदु जी, ये तो एक बड़ा मुद्दा अब उठा लिया है विपक्ष ने, जिसमें सरकार घिरी हुई है कि आप संसद में नहीं बदल सके, आपके पास बहुमत नहीं था, तो अब आप उसको सीधे रिटर्न में बदल दे रहे हैं। संशोधन की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से मसला उठा कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान किया संसद में खड़े होकर, और उसके बाद जिस तरीके से अब ये संविधान की प्रतियां ही बदल दी जा रही हैं, यानी आप जो संविधान पढ़ेंगे वो संविधान वो है ही नहीं जो लागू है। हाँ, मतलब संविधान को एक किताब बना दिया गया, एक नया संस्करण आया, इसमें हमने अपने हिसाब से बदलाव कर दिए, अपने आप से बदल दी। जैसे एनसीईआरटी की किताबें बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे उसमें से महात्मा गांधी सावरकर जोड़ दिए जाए या गोडसे जोड़ दिए जाए, इसी तरीके से वो संविधान ही बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को दिया गया। ये बहुत गंभीर आरोप है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने भी इस पर जो अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहा है उन्होंने। और राज्यसभा में उन्होंने ये बात कही है, बहुत गंभीर इस पर चिंता जताई है और नाराजगी जताई है कि संविधान की प्रतियां बदली जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। सर प्लीज, मैं आप पेशेंटली नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है,
कोई कृष्ण की बोल रहा है, वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। Yes. मैं भी संविधान देखा हूँ, मैं बताता पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं। आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना, सदस्यगण, तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना, ये हो रहा है। बिल्कुल गलत है। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि उन आरोपों का जवाब खुद सभापति दे रहे हैं, राज्यसभा के सभापति। इतना गंभीर आरोप कि संविधान की प्रतियां बदली जा रही हैं, अपने मन मुताबिक उसमें चीजों को जोड़ा और घटाया जा रहा है। अमलेंदु जी, ऐसा लग रहा है जैसे वो भी वोटर लिस्ट हो गया कि उसमें आप अपने मन से किसी का नाम जोड़ दीजिए, किसी का घटा दीजिए। संविधान भी जैसे कोई पुस्तक हो गई कि उसमें आप जो चाहे उसमें निकाल दीजिए, वहां से कुछ शब्दों को, कुछ बातों को, और मन में आए आप उसको जोड़ दीजिए। जबकि वहां कुछ भी परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन की एक बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया अपनाई जाती है संसद के दोनों सदनों के भीतर। बिल्कुल समीर जी, दोनों सदनों में बहुत उसकी लंबी प्रक्रिया होती है और ऐसे संविधान संशोधन नहीं किया सकता। वहाँ शब्द ही बदल दिए जा रहे हैं और भावना बदल दी जा रही है और नया संविधान जो है लोगों को पकड़ाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आसंदी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, वो जो है वो सरकार की तरफ से खुद बयान दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ। आपको नहीं बताने आप कौन है? जी हाँ, आपको तो वोट देने का भी अधिकार नहीं है। जी हाँ, आप तो केवल संचालन के लिए, किसी सवाल के जवाब देने के लिए आप बिल्कुल नहीं। हाँ, आप कंडक्टर नहीं, आप ड्राइवर हैं। हाँ, आप कंडक्टर नहीं, आप ड्राइवर हैं। आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए ड्राइव कीजिए आप केवल। कंडक्टर जो है, कंडक्ट करने वाले वो सांसद हैं। बहस में आपको वोट देने का अधिकार भी नहीं है जी। तो आप कैसे बता सकते हैं कि संविधान में क्या बदला गया, क्या नहीं बदला गया? तो ये जगदीप धनखड़ तो सबसे ऊपर चले जा रहे हैं। मुझे लगता है इनके खिलाफ फिर महाभियोग लेकर आना चाहिए जी। आवश्यकता हो गई है कि अब 14 दिन का समय है, चूंकि ये सत्र चलेगा, अभी जो है विपक्ष को इनके खिलाफ महाभियोग लेकर आना चाहिए, जगदीप धनखड़ के खिलाफ। जी बिल्कुल, इस पर निश्चित तौर पर जो विपक्ष के सांसद हैं वो गंभीर हैं और इसको लेकर जिस तरह से प्रमोद तिवारी ने भी कहा और जो मल्लिकार्जुन खड़गे की जिस तरह से नोक-झोंक हुई है, आमतौर पर उनको इतने गुस्से में, नाराजगी में नहीं देखा जाता है, लेकिन सभापति जिस तरह से उनकी बातों में हस्तक्षेप कर रहे थे, उनको बोलने नहीं दे रहे थे, उस पर वो भी नाराज हो गए। और संविधान को, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, संविधान को बदलने की कोशिश, जब संविधान को संसद में बदलने की स्थिति में पार्टी नहीं आ पाई, सरकार नहीं आ पाई, तो अब उसको किस तरीके से बदला जा रहा है ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि संविधान की जो प्रतियां हैं उसी में शब्दों को निकाल दिया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर जिस तरह से अब प्रतिक्रियाएं आ रही है विपक्ष के सांसदों में और तमाम नेता इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप पहले से ही लग रहा है। लेकिन पहले तो ये लगा कि अब उस स्थिति में नहीं है, यानी संविधान में संशोधन के लायक उनके पास बहुमत ही नहीं है। किसी तरह से सारी पार्टियों को मिलाकर भी उनके पास केवल उतना बहुमत है जितने में कि एक सामान्य बहुमत जिसको कहा जाता है, यानी 50% + 1, इतने सांसद उनके पास हैं। लेकिन संविधान में बदलने की जो मंशा है उसको किस तरह से पूरा किया जा रहा है, एक बार सुनते हैं फिर से प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं वो। सांसदों ने जबरदस्त इस मुद्दे पर, विपक्ष के सांसदों में नाराजगी है, संविधान को बदलने के आरोप लग रहे हैं, यानी संविधान में शब्दों को ही हटा दिया गया है, संविधान में संशोधन करके उसको बदलने की स्थिति में नहीं आ पाई भारतीय जनता पार्टी, तो अब किस तरह से उसको बदलने के आरोप लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई है और एक तरह से विपक्षी एकजुटता की बात कही है। सुनते हैं क्या कह रही है सागरिका घोष। बदलाव के आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने संविधान में तमाम चीजों को बदल दिया है, जो प्रतियां सांसदों को दी गई है किस तरह से चोरी छिपे उसमें बदलाव किया गया है, ये आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भी आरोप लगाए और तृणमूल कांग्रेस की सांसद है सागरिका घोष, वो भी यही बात कर रही है कि सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के संविधान को
किस तरह से बदल रही है। उसके पास जब संवैधानिक ताकत नहीं आई, यानी संसद में उसके पास सीटें नहीं आई, तो अब वो किस तरीके से बदलने की साजिश कर रही है और बदल भी चुकी है, ये इन सांसदों का आरोप है। अमलेंदु जी, अब ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री भी विदेश में है, पार्टी में बगावत अलग हो रही है तमाम राज्यों में, लेकिन जिस तरह से अब ये संविधान को लेकर बात हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है समीर जी, और ये साफ हो सकता है कि संविधान को में इस तरीके से छेड़छाड़ क्यों की जा रही है, इसीलिए क्योंकि बीजेपी में अब जगह जगह बगावत होने लगी है और नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अगर बीजेपी में इसी तरीके से बगावतें होना शुरू हो जाएंगी तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। तो संविधान ही बदल डालो, संविधान की सारी चीजें बदल डालो और कब्जा कर लो एक तरीके से पूरे देश के ऊपर। तो अब ये विपक्ष के आरोप इस तरीके से लग रहे हैं समीर जी। और आज जो हमने प्रमोद तिवारी को सुना, हमने सागर का घोष को सुना और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो सदन में कहा है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हमें लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को मुझे लगता है कि कम से कम एक बार और सुनना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और किस तरीके से जगदीप धनखड़ जो है वो सरकार की तरफ से लाठी भांजते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत नाराजगी में अब मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे। उन्होंने राज्यसभा के भीतर जिस तरह से इस बात को रखा और सरकार पर आरोप लगाया कि जो प्रतियां दी जा रही हैं संविधान की, वो प्रतियां उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं, तमाम आरोप लगाए हैं। किस तरह के बदलाव किए गए हैं सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन बेहद नाराज और गुस्से में दिखे हैं संविधान में इस तरह के बदलाव की कोशिशों को लेकर। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। सर प्लीज मैं आप पेशेंटली नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं वहाँ पर कृष्ण जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, इतनी ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी है वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है, वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं। आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना सदस्यगण तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना और बिल्कुल गलत है। हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि संविधान को बदला जा रहा है, बावजूद इसके संविधान को बदलने लायक सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन संविधान को किस षड्यंत्र के तहत बदला जा रहा है ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन सबसे गंभीर बात ये कि सभापति जगदीप धनखड़ जिस तरह से उनके बातों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या सत्ता पक्ष के सांसदों को हस्तक्षेप करना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, गंभीर बात यह है कि खुद जगदीप धनखड़ हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमलेंदु जी, आखिर उनको क्या दिक्कत है? आरोप अगर वो लगा रहे हैं, उनके पास तथ्य हैं, वो बता रहे हैं, तो उसकी सफाई सरकार को देनी चाहिए। उस पर सभापति को उस पर बोलने की क्या आवश्यकता है? हाँ नहीं, सभापति तो खुद पार्टी बने जा रहे हैं। हाँ, सभापति तो खुद पार्टी बने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आने की जरूरत ही नहीं है। जगदीप धनखड़ है वहाँ, जेपी नड्डा भी जाके घर पे जाके आराम करे, काहे जो है सदन में बैठे हुए जगदीप धनखड़ सब संभाल लेंगे। अकेले एक जगदीप धनखड़ जो है वो पूरी दुनिया में पूरे विपक्ष में भारी है। नरेंद्र मोदी तो एक अकेले सब पे भारी थे, लेकिन पूरे विपक्ष में जो है वो अकेले जगदीप धनखड़ भारी है। सत्ता पक्ष की आवश्यकता ही नहीं है, जगदीप धनखड़ है, सब कुछ सब संभाल लेंगे। मुझे लगता है, समीज में फिर कहूंगा कि आज ही
इंडिया गठबंधन को तय करना चाहिए कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लेकर आया जाए, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो वो बैठे हुए संविधान की हत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जो कर रही है वो कर रही है, वो तो राजनीतिक दल है वो करेगी, लेकिन आप जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो कर रहा है, और इनको अधिकार क्या है किस तरीके से बोलने का। बिल्कुल, संविधान पे ये इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष वॉकआउट कर गया, क्योंकि विपक्ष को बोलने का मौका सत्ता पक्ष के लोग नहीं बल्कि खुद सभापति, जिनको वहां पर व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी है, वही नहीं दे रहे हैं, और इसको लेकर विपक्ष वॉकआउट कर गया है। जगदीप धनखड़ पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे, यहां तक कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो प्रस्ताव कामयाब नहीं रहा। लेकिन आज जिस तरह का उनका बर्ताव राज्यसभा में विपक्ष के नेता के साथ देखा गया, वो खुद सरकार की तरफ से बयान देते नजर आ रहे हैं, ये बहुत गंभीर मसला है। और निश्चित तौर पर इस पर विपक्ष एक बार फिर, जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं, एक बार फिर वो इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी जरूर करेगा, ऐसा लगता है। जिस तरह से गुस्से में वॉकआउट किया है विपक्ष के सांसदों ने, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है कि संविधान को बदलने की साजिश किस तरह से की जा रही है। संविधान को बदलने की साजिश ही वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 240 पर पहुंचा दिया। लेकिन अब जिस तरह से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और वो संविधान में जो बदलाव की अपनी मंशा पाले हुए थी, उसको अब बैकडोर से करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन चुनाव की बात की जाए, जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव जीते गए हैं, उसको लेकर शुरू से ही आरोप लग रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जो खत्म करने की बात अभी कह रही थी सागरिका घोष, तो सबसे बड़ी जो संवैधानिक संस्था है जिसको खत्म करने की कोशिश की गई है, वो है, जो विपक्ष का कहना है, चुनाव आयोग। और लगातार जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं या चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, उससे ये आरोप पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। हमने बिल्कुल समझिए, ये आरोप पुष्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और सरकार भी इसको एक तरीके से कहा जाए वो हामी भर रही है, और जगदीप धनखड़ भी हामी भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी अभी तय कर लिया है जगदीप धनखड़ ने और सरकार ने मिलकर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करना है और इस संविधान का भी अपमान करना है। विपक्ष का ऐसा आरोप है समीर जी कि ये दोनों ने मिलकर तय कर लिया है। बिल्कुल, ये तय कर लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये राहुल गांधी भी लोकसभा में पहुंच रहे हैं, संसद में, ये हम उनके विजुअल्स देख रहे हैं। लेकिन संविधान में जो बदलाव के आरोप लगे हैं, इसको लेकर अब विपक्ष में जबरदस्त नाराजगी है, और इस पर आज वॉकआउट किया राज्यसभा से विपक्ष के सांसदों ने। आरोप लग रहे हैं कि संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। और इधर बीच जिस तरह से खबरें लगातार आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कई राज्यों में जहां उसकी सरकारें हैं, वहां बगावत की खबरें आ रही हैं। कर्नाटक में सरकार नहीं है, लेकिन कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत की खबरें साफ दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले मंत्री मिनिस्टर अनिल विज, और राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले किरोड़ी लाल मीणा और के खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में अनिल विज ने जिस अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाए हैं, नोटिस उन्होंने ही जारी किया है। सुन लेते हैं पहले प्रियांक खड़गे को, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने बगावती नेताओं से घिरी हुई नजर आ रही है। जो आरोप लग रहे हैं उनकी अपनी पार्टी के नेता, विपक्ष नहीं लगा रहा है, बल्कि जिस तरह से मोहनलाल बड़ोली जो हरियाणा में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अनिल विज लगातार, जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हिमाचल में गैंग रेप के मामले में, कितना संगीन मामला है, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही सवाल उठाया अनिल विज ने कि पार्टी में उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर आरोप लगे हैं, क्योंकि पार्टी में कभी लाल कृष्ण आडवाणी पर भी आरोप लगे थे, और आरोप लगते ही उनके ऊपर जो फाइनेंशियल चार्जेस थे या जो भी आरोप थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, उसी मुद्दे को उन्होंने दोबारा उठाया। पार्टी पर, अपनी सरकार पर आरोप लगाया कि उनको हराने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर दिख रहा है कि अनिल विज किस तरह से हरियाणा में एक बगावती नेता के तौर पर उभर रहे हैं। उनके खिलाफ अब नोटिस जारी किया गया है। लेकिन केवल अनिल विज ही नहीं है, हरियाणा में कई अनिल विज साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं।
और नायब सिंह सैनी जिस तरह से बार बार भागकर दिल्ली आ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि बहुमत तो जुटा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन सरकार बचाना उसके लिए अपनी पार्टी के नेताओं से ही मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, सरकार बचाना काफी मुश्किल हो रहा है। और देखिए जगह जगह जो है बीजेपी में इस तरह की चीजें उठ रही हैं, मतलब कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक जी सब जगह इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश तक, हाँ। उत्तर प्रदेश में भी एक विधायक जो है नंद किशोर गुर्जर, वो लगातार झंडा बुलंद किए हुए अपनी सरकार के खिलाफ जी। तो यानी बीजेपी सरकारों के खिलाफ बीजेपी के ही नेता जो है वो झंडा बुलंद कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी विदेश में यात्रा कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, ट्रंप से मिलने के वो बहुत आतुर हैं, उत्सुक है बहुत ज्यादा, इसके गले मिलना चाहते हैं ट्रंप के, और झप्पी लेना चाहते हैं ट्रंप जादू की झप्पी कि भाई इंडिया को माफ करो, यहाँ मत भेजो प्रवासी जो है जिस तरीके से भेज रहे हो। लेकिन वो देखिए अब ये मैक्रो से तो मिले, अब ऐसे ही मिलना चाहते हैं वो ट्रंप से। अब ट्रंप ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये देखना होगा, ट्रंप कैसे मिलते हैं नरेंद्र मोदी से। बहर वो मिलने मिलाने की बात छोड़िए, वो तो व्यक्तिगत कोई भी किसी से मिल सकता है। सवाल ये कि इस मिलने का देश के ऊपर क्या असर हो रहा है। बिल्कुल, आप ट्रंप से जाके मिलेंगे तो उसका देश के ऊपर क्या असर होगा। लेकिन ठीक है आप जाइए, आप विदेश यात्रा की सब, लेकिन जो घर में जो आग लगी हुई है उसको कैसे निपटाया जाए। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, पंकजा मुंडे साफ तौर पर जो कर रही हैं, जो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, और उधर अजित पवार जो है वो देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी के विधायक को बुरी तरीके से डांट देते हैं जी हाँ, और देवेंद्र फडणवीस खामोश बैठे रहते हैं। ये भी हुआ है जी। और उधर वो पंकजा मुंडे कह रही है कि अगर गोपीनाथ मुंडे के चाहने वाले एक साथ आ जाए तो नई पार्टी बना लेंगे, नई पार्टी बना। और राजस्थान और हरियाणा में हम जो देख रहे हैं अमलेंदु जी, किरोड़ी लाल मीणा अगर वहां दिख रहे हैं अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा अकेले नहीं है। वहां जो खामोश बैठी हुई है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वो तो अभी बगावती तेवर उनके दिखाई ही नहीं पड़े हैं। और हरियाणा में तो दूसरे नेताओं के जो बड़े नेता रहे हैं एक समय में, उनके बगावती तेवर साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि वो अनिल विज के ही साथ इस मामले में है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये समिति, चाहे अनिल विज हो चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो जी, ये लोग आधा दर्जन से बार विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल, 7वीं बार अनिल विज विधायक है, अनिल 7वीं बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं कई बार। तो ये लोग अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी पर वो अब कमजोर हो रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि राजीव कुमार के रहते हुए तो राज्य जीत रहे हैं, लेकिन ये राजीव कुमार जब नहीं रहेंगे तब किस तरीके से जीतेंगे, ये चीजें सामने आ रही हैं जी। बिल्कुल, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। बगावत पार्टी के भीतर दिखाई पड़ रही है, उत्तर प्रदेश में भी। और जिस तरह से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दिया, 2 साल से वहां मणिपुर जल रहा है, विपक्ष उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है। मणिपुर की स्थिति यह है कि वहां विधायक और मंत्री अपने सरकारी आवास में नहीं रह पा रहे हैं, डर के मारे राजधानी में नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, अचानक उन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, और उस इस्तीफे के बाद अब यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरे मुख्यमंत्रियों के भी इस्तीफे होंगे। उनमें निशाने पर सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में जिस तरह से उन्होंने डंका पीटा है कि वहां 45 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, लेकिन उस व्यवस्था पर जिस पर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए, वहां लाखों की संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, उस भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को छिपाया गया, उस पर विपक्ष हमलावर है। संसद में लगातार उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने मांग की है कि उस पर चर्चा कराई जाए। लगातार नोटिस दिया जा रहा है, स्थगन प्रस्ताव का माना नहीं जा रहा है, स्वीकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष उस मुद्दे पर पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुनते हैं क्या कह रही है डिम्पल यादव। यादव किस तरह से वहां पर कुंभ मेले की अव्यवस्था की चर्चा कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं वहां की राज्य सरकार पर। और अभी तुरंत खबर आ रही है कि जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा, जो हस्तक्षेप किया, उस पर उन्होंने सफाई दी है। सुन लेते हैं एक बार क्या कहा राज्यसभा के सभापति। और बहुत गुस्से में दिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे उनके व्यवहार को लेकर, और वो जिस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं सदन को, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनवाएंगे क्यों नाराज हुए। लेकिन उससे पहले सफाई किस तरह से दे रहे हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उसको सुन लेते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं बताता हूँ, माननीय एक सेकंड।
माननीय सदस्यगण, भारत के संविधान जो हस्ताक्षरित है वही हमारा संविधान है, और उस संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो इसका हिस्सा है। ये निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है उसमें संशोधन है, वही प्रचारित होना चाहिए, वही प्रसारित होना चाहिए। यदि अगर कोई भी प्रसारण इसके विभिन्न है, मतांतर है, तो वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्य ने ये कहा है कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तखत किए हैं, उसका अभिन्न अंग है 22 कृतियां, जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 5000 साल दर्शाती हैं। और आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है उसमें ये नहीं है, और ये अनुचित है। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तखत किए हैं उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। उसके अलावा कोई भी बदलाव किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। सदन ने जो कर दिया वो संविधान की का अंतिम परिभाषित प्रतिलिपि है। और माननीय सदस्य ने जो बात कही है, रोज देखने को मिलता है, छात्रों को पता नहीं, किसी पुस्तक में आपको वो 22 कृतियां नहीं दिखाई देती हैं। मैं आग्रह करूंगा सभी से, मैं आग्रह करूंगा, I have no doubt and I am categorical. The Constitution signed by the founding fathers of the Constitution, carrying 22 miniatures, is the only authentic one, and it can include amendments by the Parliament. If there is any change effected by judiciary or any institution is not acceptable to this House, I will appeal to the leader of the House to ensure that in the country only the authentic version of the Indian Constitution be promulgated. Any violation of this should be taken quite seriously by the government and severe action taken. लेकिन ये आरोप लगे हुए हैं कि कैसे उसमें बदलाव किया गया है। बड़ी बात, फिर एक सवाल आया है कि आप उसकी सफाई क्यों दे रहे हैं। ये सफाई, ये जवाब सरकार को देना चाहिए। और अमलेंदु जी पूरी तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप एक तो उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दूसरे सांसदों को, राज्यसभा के सदस्यों को आप चेतावनी दे रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाएगी। यानी पूरी तरह से आप सरकार की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जगदीप धनखड़ साहब पूरी तरीके से सरकार की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं नेता सदन को कि ये गलत किया है आपने जो किया है। ये भी कह रहे हैं, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है विपक्ष पे कार्रवाई करेगी। तो यानी आखिर कहना क्या चाहते हो? आखिर धनखड़ साहब कहना क्या चाहते हैं कि सरकार जो है वो ठीक कर रही है, विपक्ष गलत सवाल उठा रहा है। तो अगर विपक्ष गलत सवाल उठा रहा है तो आप सरकार से क्यों कह रहे हैं कि आपने गलत किया? और कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन केवल वही हो सकता है जो संसद स्वीकार करेगी। तो जो संसद ने स्वीकार नहीं किया वो सरकार ने कैसे उसमें कर दिया? सरकार कौन होती है? तो यही तो सवाल उठ रहा है। यही तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया था। जी बिल्कुल, यही सवाल उठाया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। विपक्ष ने वॉकआउट किया, लेकिन सरकार पर यह बड़ा आरोप लगा है
कि बिना संशोधन के ही वो संविधान की प्रतियों में संविधान में बदलाव कर रही है। संविधान संशोधन लायक बहुमत उसको देश की जनता ने नहीं दिया, लेकिन उस बहुमत को, उस मैंडेट को नकारते हुए जो उसकी मंशा थी उसको पूरा करती हुई दिखाई पड़ रही है। विपक्ष के नेताओं का यह आरोप है कि बिना संशोधन के ही संविधान में बदलाव कर दिया जा रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि जो बाहर जो संसद के सदस्यों को जो प्रति दी जा रही है वही बाहर आती है, उसी संविधान को छात्र पढ़ते हैं और जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब कि पूरे संविधान को, जो मूल संविधान है उससे अलग एक गलत संविधान पढ़ने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, अगर विपक्ष की माने। बड़ा आरोप है, सरकार घिर गई है इस मुद्दे पर। निश्चित तौर पर अब मूल प्रति और जो प्रतियां सांसदों को दी गई हैं उनका मिलान किया जाएगा। ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से सरकार ने बिना किसी बहुमत के ही, बिना संसद की इच्छा के ही उसमें बदलाव कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है इस मुद्दे पर, लेकिन यह बड़ा मुद्दा बन गया है कि संविधान को कैसे सरकार बदल रही है। बहुमत उसको भले नहीं मिला, लेकिन वो अपनी मंशा को पूरा करने पर आमादा है। तो बने रहिए आप डीबी लाइव।